वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम त्रिविम रसायन चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता। आशा करती हूँ आपने इससे पहले 3 वीडियो देख लिए होंगे, आपको वो चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। बच्चों, परिभाषा क्या होगी आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, परिभाषा क्या है? ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं तथा इस प्रवृत्ति को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा में जो शब्द आया वो है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए हमने मान लीजिए एक चीज़ ये है मानी, समझिएगा यहाँ से बच्चों, ये हम मानेंगे एक ध्रुवित प्रकाश और एक मानेंगे अध्रुवित प्रकाश। दोनों में अंतर बताएंगे हम, देखेंगे एक बार बच्चों। यहाँ से हम देखिए बच्चों, यहाँ से ऐसा प्रकाश जिसके कंपन जो हो वो सभी तलों में हो। जैसे हमने एक तल ये बनाया, एक तल ये बनाया, दूसरा तल, तीसरा तल, चौथा तल। अगर प्रकाश के तल कंपन सभी दिशा में हो, ये थोड़ा सही बना लेते हैं हम यहाँ से, ये हमने बना दिया। अगर प्रकाश के कंपन सभी तल में हो, इसके नीचे हमने क्या लिखा? प्रकाश के कंपन सभी तल में। लेकिन अगर प्रकाश के कंपन केवल एक ही तल में हो, ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4, हमने यहाँ दिखाया केवल एक ही तल, एक ही अक्ष है। यहाँ पर सभी तल हैं, कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक ही तल है। लेकिन यहाँ पे तल क्या है? केवल एक ही। अगर प्रकाश के कंपन सभी तल में हो तो ऐसा प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। कैसा प्रकाश कहलाएगा? अध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। लेकिन कंपन एक ही तल में हो, कंपन एक तल में हो अर्थात समतल में है, ठीक है, तो ये कैसा प्रकाश कहलाएगा? ध्रुवित प्रकाश। चलिए हम आपको इसका उदाहरण भी दे देते हैं कि ऐसा प्रकाश कैसा होता है। अगर प्रकाश का रंग एक ही रंग का प्रकाश है, एक ही रंग का प्रकाश, या तो वो हो लाल प्रकाश, या हो नीला प्रकाश, या हो पीला प्रकाश, तो वह प्रकाश जो होता है वो चुभता नहीं है आंखों में। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणों को आप कब देख सकते हैं? सूर्य से नजरें कब मिला सकते हैं? थोड़ा सा हमें ध्यान कीजिए आप, तो आपके मन में आएगा कि हाँ, सुबह का उगता हुआ सूरज और शाम का छिपता हुआ सूरज, हम सूर्य को आसानी से देख सकते हैं। उस समय सूर्य का रंग क्या होता है बच्चों? उस समय सूर्य का रंग होता है लाल, अर्थात उस समय सूर्य का प्रकाश का केवल एक ही रंग हमें दिखाई देता है, वो होता है लाल रंग का प्रकाश। तो उस समय का प्रकाश जिसमें कंपन एक ही तल में होते हैं तो वह ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। जब लेकिन सूर्य जैसे जैसे चढ़ता है, जैसे जैसे दिन आगे होता है, हम सूर्य से नज़र नहीं मिला सकते, क्योंकि हम जानते हैं उस समय सभी तलों में जो प्रकाश होता है वो कंपन करता है। अब आप यूँ मत कहने लग जाना कि मैडम ऐसे कैसे हो गया, सुबह हम नज़र मिला सकते हैं, शाम को नहीं मिला सकते। तो बच्चों, ये तो तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है कि किस रंग के प्रकाश की गति कितनी है, कौन सा प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंच पा रहा है और कौन सा प्रकाश आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये सब तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, किसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, किसकी तरंग दैर्ध्य कम है। ठीक, लेकिन हम आपको इतना बता रहे हैं ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर है। तो जब सूर्य आगे चढ़ता है वैसे वैसे सभी किरणों का प्रकाश हम तक पहुंचता है, और आप जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें सभी प्रकार की किरणें होती हैं जिससे इंद्रधनुष में बट जाता है। इतना भी आप जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों से निकल के गुजरता है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है और वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और वो 7 रंग के जो कण, जो 7 रंग होते हैं, अगर वो एक ही किरण में हमें हो जाते हैं तो सभी तल उसके अंदर होते हैं, अर्थात उसमें लाल रंग का प्रकाश का कंपन भी होता है, नीला भी होता है, पीला भी होता है, हरा भी होता है, ऑरेंज भी होता है, सारे तरंग उसके अंदर होती है। तो केवल एक ही तरंग का प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश, सारी तरंगें मिल जाए तो फिर अध्रुवित प्रकाश बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अब आप कहेंगे इससे ये बनता कैसे है? अगर हम इसको प्रिज्म से गुजार दें, किससे गुजार दें? हम इस प्रकाश को प्रिज्म में से गुजार दें तो
तो केवल एक ही रंग का प्रकाश दिखाई देता है, बाकी सारी किरणें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, परिभाषा की ओर चलते हैं। समतल ध्रुवित का मतलब समझ आ गया होगा आपको कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। घूर्णित का मतलब होता है बच्चों जो घुमा देते हैं, मतलब इसका हम बताते हैं ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमने कहा ये कोई यौगिक है, ये यौगिक इस पात्र में भरा हुआ है। ठीक है, ये यौगिक है, इससे हमने क्या गुजारा, हमने यहाँ से क्या गुजारा, समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा। ये क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। इस प्रकाश को इस यौगिक में से हमने क्या करा, गुजार दिया। अगर अब ये जो है अपने पास, इसके तल सीधा है, अगर ये प्रकाश घूम जाता है, मतलब ये देखिए इसका तल क्या हो गया बच्चों, घूम गया। या तो इस दिशा में घूम जाए या इस दिशा में घूम जाए, या तो घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम जाए, तो इसने प्रकाश का तल घुमाया कि नहीं घुमाया। खुद देखो आप, पहले प्रकाश का तल हमने कैसा माना था, ये, अब प्रकाश का तल हमने घुमा दिया इस दिशा में। ये देखिए यहाँ से ये वाला देखिएगा, घुमाया कि नहीं घुमाया, अर्थात कि कितने कोण से घूम गया, थीटा कोण से यहाँ पे घूम गया। तो इस प्रकार प्रकाश का घूम जाना ही क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। अब देख लीजिए, किसी यौगिक से हमने क्या करा, प्रकाश को गुजार दिया। कैसा प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो यह क्या कहलाएगा, ये यौगिक जिसने प्रकाश को घुमाया, ये यौगिक क्या कहलाएगा, ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, और इस गुण को क्या कहते हैं हम, इस गुण को हम कहते हैं ध्रुवण घूर्णनता। और यहाँ पर ये यौगिक क्या कहलाएंगे, प्रकाशिक समावेदी। ठीक है, चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं हम आगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम चित्र के द्वारा समझेंगे। सबसे पहली चीज आपको समझ में आ रही है, ये कैसा प्रकाश है बच्चों, ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, जिसके कंपन एक ही तल में है। ठीक है, अब ये यहाँ से किससे गुजारा गया, इसको हम कहते हैं बच्चों निकोल प्रिज्म। ठीक है, इसको जब निकोल प्रिज्म से गुजारा गया, हमें कैसा प्रकाश प्राप्त हुआ, एक ही तल का ध्रुवित प्रकाश, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इस ध्रुवित प्रकाश को हम किस में से गुजारेंगे, हम गुजारेंगे किसी यौगिक में से। अब ये जब यौगिक में से, ये क्या है बच्चों, ये एक ऐसा यौगिक है जो प्रकाश के तल को घुमा देगा, ध्रुवण घूर्णक यौगिक। जब हमने इस प्रकाश के तल को ध्रुवण घूर्णक यौगिक से गुजारा, तो यह प्रकाश दो भागों में दिखाई दे सकता है। कैसा, या तो ये प्रकाश की किरणें किस ओर घूम जाएंगी, घड़ी की सुई की दिशा में। ये देखिए कौन सी दिशा है, घड़ी की सुई की दिशा। अपने पास जो था, अगर हम इसकी माने तो इसमें कैसे है बच्चों, हम यहाँ पे अगर दिखाएं तो पहले प्रकाश कैसे था, ये था। अब क्या हो गया, प्रकाश घूम गया, तो कौन से कोण से घूम गया, थीटा कोण से। तो ये देखिए घूम गया कि नहीं घूम गया, मतलब ये वाला जो था, ये वाला जो था ये घूम गया, बीच वाला ये घूम गया, ये वाला यहाँ से घूम गया और ये वाला यहाँ घूम गया। इसी तरह से तो घूमेगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है ना यहाँ पे। तो अगर हम अपन आगे बात करें यहाँ से बच्चों, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, हो सकता है ये घड़ी की दिशा में ना घूम के ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाए, इस दिशा में घूम जाए। ठीक है, तो हमने ये चारों किरणें यहाँ दिखा दी। तो अगर वो घड़ी की दिशा में घूमता है तो इस यौगिक को कहते हैं हम बच्चों दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, या हम इसको लिखेंगे D+। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो भी हम बता देंगे आपको। या आप इसको कहेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक, नीचे वाले को। एक बार यहाँ लिखने के लिए थोड़ी जगह बनाते हैं। अब देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा हमने थोड़ा साइड कर दिया इसको। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक D+। जो बच्चों D लिखा हुआ है स्मॉल d, इसका मतलब ये है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है यहाँ। हाँ तो बच्चों ये तो हो अपना दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो गया। नीचे वाला क्या हो गया बेटा, ये होगा वाम ध्रुवण घूर्णक। इसका अर्थ क्या हुआ बेटा,
यहाँ पे अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेवो रोटेटरी, जिसको अभी कहते हैं ना, इसको तो बोलते हैं डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो मतलब दाएं हाथ की तरफ, एल मतलब होता है लीवो, LEVO, इसलिए इसको बोला है एल। इसको वाम को ही इंग्लिश में बोलते हैं लेवो, इसीलिए शॉर्ट में ऐड कर दिया लेवो से। प्लस और माइनस का भी यही अर्थ है। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो चीज होती है ये प्रैक्टिकली होती है कि कौन सा यौगिक स्मॉल d कहा जाएगा और कौन सा यौगिक स्मॉल l कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली देख के ये पता लगाया जाता है कि प्रकाश का तल किस ओर घूम रहा है, क्या वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसके नीचे लिख लीजिएगा बच्चे यहाँ पर एंटी क्लॉक, और यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो इतना हो गया अपने पास। अब यहाँ पर प्रकाशिक समावेवी जो है बच्चों दो प्रकार के होते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक। अगर प्रकाश का तल इन्होंने कहाँ घुमा दिया, घड़ी की दिशा में घुमा दिया, तो वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो गया, और अगर वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया तो वो वाम ध्रुवण घूर्णक हो गया। बच्चों यहाँ से आप चाहें तो साथ साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट भी रहेगा आपके लिए, कंसंट्रेशन ही बना रहता है। नीचे लिखना है आपको कि प्रकाशिक समावेवी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला हेडिंग क्या डालेंगे आप यहाँ से, पहला हेडिंग डाल दीजिए यहाँ से दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ब्रैकेट में लिखेगा स्मॉल d। ठीक है, परिभाषा लिख रहे हैं, जो प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमा दे, घड़ी की दिशा में घुमा दें। ठीक है बच्चों, यहाँ से नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक। आशा करते हैं बच्चों आपको यहाँ पर चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक चीज़ मैंने बच्चों की नोटिस की कि यहाँ रिएक्शंस जो हैं वो बच्चों को कंफ्यूज कर रही हैं। हमारे पास बच्चे का मैसेज भी आया, मैडम हम रिएक्शंस को कैसे याद करें। तो बच्चों रिवीजन ही एक तरीका होता है रिएक्शंस को याद करने का। और कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी, अब मैं आपके लिए एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ बच्चों। इसी के साथ साथ इसी कड़ी में चैप्टर तो हम पढ़ेंगे ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाएंगे, साथ में हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के रिवीजन के तौर पे 5-1 मिनट की वीडियो। ठीक है, जो रिवीजन वीडियो होगी जो आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगी। आप चाहें तो उसमें से उतारें, नहीं तो आप सीधे जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनका बार बार रिवीजन आप लगाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने की। बच्चों मैंने जो चीज़ फील करी है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, जो मैं अब तक पढ़ाती आई हूँ इतने सालों से, डेली पढ़ाने से पहले मैं बच्चों को लगवाती थी रिवीजन 5 मिनट का 10 मिनट का अपने रिएक्शंस का, जिससे वो बच्चे जो बिल्कुल घर पे नहीं पढ़ते थे उनको भी वो रिएक्शंस ऐसी याद हो गई, टिप्स भी याद हो गई। साल के 365 दिन में अगर स्कूल लगता है आपके पास 250 दिन भी, और 250 दिनों में स्कूल में हमने अगर रिएक्शन के 5-7 मिनट डेली रिवाइज लगा ली तो क्या हमें 5 मिनट में डेली एक रिएक्शन भी हमने याद कर ली तो क्या हमें 200 रिएक्शन याद नहीं हो जाएंगी क्या? सोच के देखो, क्या 200 रिएक्शन पेपर में आती हैं, उन 200 में से 20 रिएक्शन पेपर में आ जाती हैं। और जोर भी नहीं पड़ता, डेली एक रिएक्शन मैडम जो है वो याद करा देती है हमको रिवीजन करवा के। तो हम यही रिवीजन का तरीका अपना यूट्यूब पर रखेंगे ताकि बच्चे के तरीके में पढ़ाई में सुधार हो सके, पढ़ाई याद हो सके। रिवीजन ही एक तरीका होता है जिससे बच्चा बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दे सकता है किसी भी एग्जाम में। चलिए वापस से घूमते हैं जहां हम पढ़ रहे थे। यहाँ लिख लीजिए वाम ध्रुवण घूर्णक को। तो आप बताइएगा ये आइडिया कैसा है बच्चों? ठीक है, अभी तो हम परिभाषा लिख रहे हैं, जो प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दे। लेकिन बच्चों आप है ना, हम रिवीजन तो लगवाएंगे लेकिन उस रिवीजन का हम फायदा कह रहे हैं कि हर बच्चे को मिल सके।
हर बच्चे को मिल सके, इसलिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अभी से अभी आप शेयर कीजिएगा ताकि वो बच्चे जुड़ पाएँ सभी जिनको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है बच्चों, तो हम वो सेशन जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। ये आइडिया आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैडम, रिएक्शन का रिवीजन वाला वीडियो जो है वो 5 से 1 मिनट का जो आप बता रहे हो वो डेली हमको करवा दिया करो, वो 5 मिनट का वीडियो, ताकि हमारी पढ़ाई जो है वो आसान हो जाए और हम अच्छी नंबर ला पाएँ। लेकिन बच्चों उस रिविज़न के लिए ज़रूरी होगा कि आप चैप्टर वो पढ़ चुके हों एक बार, क्योंकि एक बार आपने पढ़ ली होगी ना रिएक्शन तो आपको आसान रहेगा उसको पढ़ना। जैसे मान लीजिए मैंने 10वें चैप्टर की रिएक्शंस के लिए रिवीजन बनाने शुरू करे कि रिएक्शन रिवाइज कराए जाएं फटाफट, जिससे बच्चे ने एक बार याद तो आएगी हमने एक बार पढ़ी तो थी, रिवाइज हो गई, फिर रिवाइज हो गई, फिर रिवाइज हो गई, तो देखना आपके इतना जल्दी रिजल्ट आएगा, आपके इसमें इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि आप कहेंगे कि हमें तो लग ही नहीं रहा, हम लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, हम वीडियो से पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा सारी चीज़ तो याद हो गई, हमको तुरंत याद होती जा रही है फटाफट फटाफट। तो बच्चों जल्दी से जल्दी शेयर करके सारे बच्चों को जोड़ लीजिए जिनको आप जोड़ना चाहते हैं, ताकि इस रिवीजन का लाभ सभी को मिल पाए बच्चों। ठीक है बच्चों, आप हमारी ये बात जरूर मानेंगे, हम जानते हैं। चलिए बच्चों आगे का हम बात करते हैं, आगे टॉपिक पे बात करते हैं हम। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिक को ही प्रकाश सक्रिय यौगिक भी कहते हैं। नोट डाल के लिख लीजिए हम यहाँ से क्या कहने वाले हैं। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिक को प्रकाश सक्रिय यौगिक भी कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि वह यौगिक जो प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में घुमा रहा है, चाहे दक्षिण दिशा में, चाहे घड़ी की दिशा में, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में, उसने प्रकाश को घुमा दिया ना, तो वो जो उसने प्रकाश को घुमाया बच्चों वही हो गया उसका, इसी वजह से वो यौगिक क्या कहलाया, प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाया। अगला हेडिंग है बच्चों अपना घूर्णन कोण, कि घूर्णन कोण किसे कहते हैं। आइए पढ़ते हैं हम घूर्णन कोण। देखिए बच्चों हेडिंग है अपना घूर्णन कोण, रोटेशन एंगल। अभी हमने आपको बताया कि ये जो प्रकाश होता है अपना, ये इसका तल ये है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये जो कोण था जब हमने उससे गुजारा तो ये कैसे घूम गया, ये इस दिशा में घूम गया। पहले कैसे था बच्चों, ये सीधा था, तो हमने थोड़ी देर बाद बताया कि जिस कोण पर घूम गया इसको हमने क्या नाम दे दिया, अल्फा नाम दे दिया या थीटा नाम दे दिया आपने इस कोण को। तो इसको हमने क्या कहा, जिस कोण पर ये घूमता है यह घूर्णन कोण कहलाता है। चलिए बच्चों इसको आप लिख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। परिभाषा के तौर पर लिख देते हैं आपके लिए हम यहाँ पे। देखिए बच्चे परिभाषा लिख दी, ध्रुवण घूर्णक यौगिक। ध्रुवण घूर्णक यौगिक का अर्थ तो आप समझ ही चुके हैं क्या है। ध्रुवण घूर्णक यौगिक जो प्रकाश के तल को घुमा रहा है। कौन से प्रकाश के तल को, ध्रुवित प्रकाश के तल को। ध्रुवण मतलब ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश का जो तल है। घूर्णक मतलब घुमा देना, कौन, यौगिक। तो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं और दाईं ओर घुमा देता है और जिस कोण पर घुमाता है वह उसका घूर्णन कोण कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों कि यह घूर्णन कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है, देखते हैं आगे। देखिए बच्चों घूर्णन कोण का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, अर्थात कौन से प्रकाश को उसमें से गुजारा जा रहा है। जैसे ये अपना विलयन है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा प्रकाश गुजारा, या तो लाल प्रकाश गुजारा तो तरंग दैर्ध्य अलग होगी, या नीला प्रकाश गुजारा तो तरंग दैर्ध्य अलग होगी, पीला गुजारा तो तरंग दैर्ध्य अलग होगी। तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गुजारा जा रहा है। दूसरा टेम्परेचर क्या है उसका, 20 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो इस पे निर्भर कर रहा है। दूसरा विलयन की सांद्रता क्या है, अर्थात इसके अंदर 1 मोल प्रति लीटर पदार्थ है, 2 मोल है, या हम कह दें 1 ग्राम घुल रहा है पदार्थ, या 2 ग्राम घुल रहा है, या 4 ग्राम घुल रहा है। जितना ज्यादा पदार्थ घुलाएगा उतना ज्यादा तल को घुमा देगा, तो विलयन की सांद्रता। दूसरी बात, अगर मान लीजिए विलयन एक तो इस पात्र में भरा हुआ है और एक विलयन इस पात्र में भरा हुआ है, ठीक है, पात्र नंबर 1, पात्र नंबर 2, तो यहाँ पर अगर पहले नंबर पे भरा होगा तो प्रकाश केवल इतनी सी दूरी तय करेगा, लेकिन अगर दूसरे वाले में भरा होगा तो प्रकाश इतनी दूरी को तय करेगा। तो विलयन में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि ज्यादा दूरी तय करेगा अर्थात प्रकाश जो है वो ज्यादा विलयन के संपर्क में आया है।
दूसरा विलायक और पदार्थ की प्रकृति पर कि ये पदार्थ किसमें घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है, अल्कोहल में घुला है, बेंजीन में घुला है, तो इस पर भी घूर्णन कोण का मान निर्भर करता है। आइए बच्चों लिख लेते हैं इस चीज को। बच्चों हमने एक एक पॉइंट इसके अंदर लिख दिया है, अब आप इसको लिख सकते हैं, आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। और दूसरी चीज लिख दीजिएगा, घूर्णन कोण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। मैं नीचे लिख देती हूँ इस लाइन को, लिख लीजिए, घूर्णन कोण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों जब डेली मैं आपको पढ़ा सकती हूँ तो आप डेली पढ़ भी तो सकते हैं ना। तो बच्चों पढ़िए, जितना काम आपको कॉपी में लिखना पड़ रहा है उतना ही काम मैडम भी लिख रही है। इवन आपको तो बस आना है और इस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी में लिखना है, लेकिन मैडम तो वीडियो को बनाएंगी पहले, फिर आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड करेंगी। थोड़ा टाइम मैडम को बल्कि ज़्यादा ही लग रहा है आपसे। जब मैडम आपके लिए मेहनत कर सकती हैं, मैडम आपसे कुछ बस इतना ही तो कहती हैं कि हमने आपके लिए वीडियो बना दिया है, बच्चों आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। जब मैम आपसे ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रही हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को देखें और तैयारी करें और अच्छे नंबर लाएं, रेगुलर पढ़ें इसको, है ना। तो बच्चों आपको पढ़ाने के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। चलो आगे अपना टॉपिक है विशिष्ट घूर्णन कोण। खूब मेहनत होती है बच्चों वीडियोस बनाने के लिए, तो हमको बस इतना ही तो रिजल्ट चाहिए कि आप अच्छे नंबर लाएं और पढ़ें। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप, विशिष्ट घूर्णन कोण। तो विशिष्ट घूर्णन कोण अल्फा, एल और सी पर निर्भर करता है। देखिए यहां से हम लिख देते हैं इसके बारे में, विशिष्ट घूर्णन कोण एल, अल्फा, एल और सी पर निर्भर करता है। देखिए किस पर निर्भर करता है, अल्फा, फिर लिखिएगा एल और सी पर निर्भर करता है। नीचे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों, साथ में हम लिखवा रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखिएगा अल्फा, फिर लगाइएगा बड़ा ब्रैकेट, ऊपर लिखिएगा टी और नीचे लिखिएगा लैम्डा, ठीक। इसका अर्थ क्या है, ये जो पूरा इक्वेशन आपके सामने लिखा गया इसे बोलते हैं विशिष्ट घूर्णन कोण, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या लिखना है आपको, यहाँ आएगा इसके ऊपर अल्फा, नीचे आएगा एल प्लस सी। इसका अर्थ ये हो गया बच्चों यहाँ से कि विशिष्ट घूर्णन कोण जो है इसमें टी लिख रहा है और नीचे क्या लिख रहा है, लैम्डा। अर्थात यहाँ से टी और लैम्डा तो क्या हो जाएंगे, स्थिर। अर्थात यहाँ तापमान और तरंग दैर्घ्य तो स्थिर हो गए कि तापमान नहीं बदलेंगे, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलेंगे। तो विलयन में तय की गई दूरी, विलयन की सांद्रता और साथ में हो गया उसका घूर्णन कोण, इन बातों पर ही क्या निर्भर करता है, विशिष्ट घूर्णन कोण निर्भर करता है, ठीक। तो साइड में आप चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर क्या है बच्चों, केवल घूर्णन कोण है। विशिष्ट घूर्णन कोण जो होता है उसमें टी और लैम्डा स्थिर रहता है। तो हम आपके लिए लिख देते हैं इसको, यहाँ से देख लीजिए बच्चों, तो यहाँ से आप लिख दीजिए यहाँ पे विशिष्ट घूर्णन एवं विशिष्ट घूर्णन एवं अनुभार के गुणनफल को ये और लिख लीजिए आप, को आणविक घूर्णन कहते हैं, को आणविक घूर्णन कहते हैं, ठीक है। आणविक घूर्णन की परिभाषा हमने लिख दी है, आणविक घूर्णन बराबर क्या लिखेंगे, विशिष्ट घूर्णन इनटू अणुभार, ठीक है। विशिष्ट घूर्णन क्या होता है, अल्फा, ऊपर क्या आएगा टी और नीचे आएगा लैम्डा, इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा एम, ठीक है। तो ये हो गया। एक चीज़ और लिख लीजिए, प्रकाशिक समावर्तता एक प्रायोगिक घटना है, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं
जिन्हें अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। बच्चों आप लिख लीजिए साथ साथ, नोट क्या लिखना है आपको, प्रकाशिक समव्यवता एक प्रायोगिक घटना है। अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं, अभी आपको हमने बताया था कि प्रयोगों से घटना कैसे है यहाँ पे, अभी प्रयोगी तो बताया था आपको यहाँ पे कि हमने उसको भाई अपने डिकॉल प्रिज्म से गुजारा, समतल ध्रुवित प्रकाश बना, ठीक है। तो एक तो ये प्रायोगिक घटना है कि आप सैद्धांतिक रूप से नहीं बता सकते हो कि यहाँ पे ये इसका दक्षिण दिशा में जाएगा कि यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ लिख लीजिए, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। इसका अर्थ क्या है ये बताएंगे हम आपके, जिन्हें अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। देखो हम इसको कैसे समझा सकते हो, देखो हम यहाँ पे एक हैंड का डायग्राम बना रहे हैं, आप अपने हाथ की तरफ देखिएगा। देखो हंसना तो है मत इसमें, हमें इसका जो हाथ का जो चित्र है वो बहुत अच्छे से नहीं बना पाएंगे यहाँ से हम। देखिए स्टूडेंट, देखिए हमने थोड़ा सा ऐसे ही चित्र बनाया है, तो मैं ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बच्चों, लेकिन आप अपने हाथों की तरफ देखो। जब आप अपना हाथ सामने रखते हो तो उसका जो अपने पास अंगूठा है वो इस ओर है, तो दूसरे साइड का भी जो अंगूठा है वो उसी ओर है, ठीक है। अर्थात दोनों हाथ जो हैं वो एक दूसरे क्या है, बिल्कुल मिरर इमेज लगते हैं। अगर आप अपने हाथ को मिरर के सामने भी रखोगे तो उसकी प्रतिलिपि सामने आएगी, लेकिन अगर आप इस हाथ को उठा के इसके ऊपर इम्पोज करना चाहो, देखो ये आप कैसे, हम कह रहे हैं कि अगर आप इसी हाथ को उठा के अगर इसके ऊपर रखना चाहो, इस तरह से आप उठा के रखोगे, तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर आया? नहीं आया, क्योंकि ये वाला जो अंगूठा जो हम बात कर रहे हैं ये इस ओर है, जो किसकी ओर जाएगा, ये अंगुली की ओर जाएगा, तथा ये जो अंगुली आपकी दिखाई दे रही है वो अंगूठे पर आएगी, ठीक। इसका अर्थ ये हो गया कहने का बच्चों यहाँ पर हमारे पास कि यहाँ पर ये जो दोनों हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया नहीं जा सकता। अर्थात हमारे जो हाथ हैं वो इसका सुटेबल एग्जाम्पल है। तो मैंने केवल बताया है आपको कैसे अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते, अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। बच्चों अब हम कल पढ़ेंगे सममिति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और रिएक्शंस वाले रिवीजन का आइडिया आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ताकि जल्द से जल्द उस प्रकार की वीडियोस को आपके लिए रेडी कर सकें बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।